So let's continue on the third part. We have discussed the resolution objective of preamble as it is quoted. Dr. Jawaharlal Nehru said that it's a resolution, yet it's something more than that resolution, a declaration that we firmly resolve and pledge and undertake that we all will shake the foundation of democracy and turn the uplift of autocracy and form a independent sovereign government and respect and protect the possibilities and objectives of its constitution. ठीक है? It reflects the dream objectives of the freedom movement, the goals of the people of the country, and striving to achieve where they want to go and what kind of nation and what state they hope to establish. So, once the question you have told what is preamble, you can write this also. ठीक है? Values. अरे यार. Values and ideals. है ना? तो what are the values and ideals? I have already discussed that. तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा what are the so text of the preamble is consists of values, ideals, aspirations, and feelings of freedom fighters and the people of India. है ना? Expressed during the freedom struggle through the Indian resonance. Resonance means तो स्ट्रगल उन्होंने शुरू से एंड तक अभी तक किया है, जो एंड टाइम से प्री टाइम से लेकर पोस्ट टाइम तक फ्रीडम तक उन्होंने झेला है. स्वदेशी, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिविजन मूवमेंट, क्विट इंडिया, जंगल सत्याग्रह, इरेडिकेशन ऑफ कास्ट सिस्टम, वुमेन राइट्स, वर्कर्स इन प्रेजेंट स्ट्रगल, आज़ाद हिंद आर्मी एंड other social and political movements are those provident values and ideals which provided the ideology of democratic principles and the establishment of Indian constitution. ठीक है? It took inspiration from the revolution of Russia. अब यहाँ से कहाँ से उन्होंने इसको लिया हुआ है ना? सो सभी लोग बाहर पढ़ने लिखने गए तो उन्होंने अलग अलग कंट्रीज में हो रहे डेवलपमेंट को देखा. ये सबसे बड़ी बात है कि जब आप बाहर की दुनिया को देखोगे तो आप समझोगे कि आप में और उनमें क्या फ़र्क है ना? और ये रियलिटी है, बिना कंपेयर किए आप किसी चीज़ को नहीं समझ पाओगे. उन्होंने कंपेयर करके समझा कि कैसे रिवॉल्यूशन रशिया में हुए. इकोनॉमिकल इक्वालिटी एंड जस्टिस की शुरुआत वहाँ हुई. फ्रांस में लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी हुई. फ्रांस वॉज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन विच दे कॉन्स्टिट्यूटेड द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स much more earlier than any other country. अमेरिका, पॉलिटिकल जस्टिस, फ्रीडम, इंडिविजुअल फ्रीडम, ह्यूमन डिग्निटी, ये सब अलग अलग नाम हैं, लेकिन याद रखिए इन सभी कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा केओस था पहले, क्योंकि ये सब सारी कंट्रीज किसी ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंडर थी. बाद में लोगों ने इसको अवेल किया. जितना डेवलपमेंट जितना होता है उससे तात्पर्य होता है डेवलपमेंट मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ ऑल द पीपल इन सेक्शन ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी. जब टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, हेल्थ, जानकारी, इन्फॉर्मेशन सबके पास पहुँचने लगती है तो लोगों को दबाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सब लोग क्या उठाने लगते हैं, सवाल उठाने लगते हैं. ठीक है? दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड यू शुड राइट व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ आइडियल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन. सो आंसर शुड बी फ्रॉम दिस सेक्शन. ठीक है? लेट अस ट्राई अंडरस्टैंड दिस वैल्यूज एंड आइडियल्स. है ना? क्या लिख रहे हैं इसमें देखिए. वी द पीपल ऑफ इंडिया डू हियर अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू इंश्योर दिस कॉन्स्टिट्यूशन. ये सब फ्रेज हैं जो इसमें लिखे हैं. This phrase means that the people of India have joined hands to write the constitution for all the free citizens of the country and is not given to them by any king, government or foreign power. अब लोगों ने खुद के अपने हिसाब से, अपने तरीक़ों से, अपने सोच के अनुसार सभी फ्री सिटीजन्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा है. ठीक है? द फ्रेज के लिए फर्स्ट 3 पॉइंट्स क्या है वो यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिए. पीपल आर द सोर्स ऑफ अथॉरिटी. दिस इज नोन एज, यही है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल. ठीक है? देखिए, दैट द पीपल ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी विथ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है? द क्रिएटर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर द पीपल, हैंड द कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंट्स द विल ऑफ पीपल एंड इज द आउटकम ऑफ विश ऑफ पीपल. ठीक है? दैट द अल्टीमेट सोवरेन पावर इज इन डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन लाइज विद इन द पीपल. तो याद रखिए, सो द बेसिक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल इज द अल्टीमेट सोवरेन पावर इन डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन लाइज विद द पीपल.
In other words, Dr. Ambedkar said the preamble makes it clear that the source of the constitution is the people. ठीक है, its inherent authority and sovereignty comes from the people. It is the people who act, adopt and give themselves the constitution. So इस तरह से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसको प्रियम्बल जस्टिफाई करते हैं. ठीक है, सो द आंसर शुड फॉर व्हाट द वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर, यहाँ से यहाँ तक लिखिए आप. ठीक है, to compose in your own words, then take this point. Hence, the people are the source of authority because they have joined the hands to write the constitution of fellow citizens. And the words that ultimate sovereign power in democracy and constitution lies with the people. Quoting Dr. Bhimrao Ambedkar. ठीक है. See, we have different types and different sections now. This question here: what methods did the Constituent Assembly use to ensure that the people participated in the drafting constitution? ठीक है, ये कौन से तरीके से उन्होंने किया कि पहले आंसर हमने पढ़ चुके हैं कि पीपल लोगों ने कैसे मैगजीन्स में सब तरीक़ों से, लेटर से, थॉट्स, आइडियोलॉजी से लोगों के सबको लिया है ना, उसको कंसिडर किया, फिर लास्ट में उसको काट छाट के डिस्कस किया 11 महीने, फिर जाकर उसको अपनाया. ठीक है, देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोवर्जिन? इंडिपेंडेंट एंड सुप्रीम. इसका मतलब होता है सोवर्जिन. अब ये इंटरनली और एक्सटर्नली उन्हीं के लोग, जो जिस कंट्री में जिसको सोवर्जिन घोषित किया गया है, वहीं के लोग ही इसकी पावर को मेंटेन करेंगे. कोई बाहर का तरीका या कोई मतलब बाहरी फोर्स, कोई अंदरूनी फोर्स उसको नहीं करेगा. वहाँ जो लोग रह रहे हैं वही उसके लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे, है ना. इंडिपेंडेंट सुप्रीम विच मीन्स दैट पावर and authority do not come from a outside source such as foreign country. Within the country, the decisions of the sovereign state are supreme because the people back these decisions and accept them. So the people are the power makers and people are the government makers, people are the government policy changers. ठीक है, whether it's a foreign policy or internal policy, the people rules independent and self-determined. No other power can influence or intervene because India is a sovereign state. अब सोवर्जिन का तात्पर्य इसीलिए कहा गया कि पहले ब्रिटिश रूल के अंडर था, है ना. तो शुरुआत 1995 में क्या हुआ था, जो पॉलिटिकल पार्टीज बनी थी, असेंबलीज बनी थी, वो सब ब्रिटिश रूल के अंडर थी. वाइसरॉय और गवर्नर्स को आसानी से हटा सकते थे, जब मन चाहे तब हटा देता, ऐसा रहता. तो वो किसी और कंट्री के एक्सटर्नल फोर्स के अंडर थे. अब सोवर्जिन होने से क्या जाता है, वे केवल अपने स्वदेशी पावर के अंडर रहेंगे, है ना. दिस इज इंपॉर्टेंट वर्ड बिकॉज इट सिग्निफाइज इंडिया बीइंग ए फ्रीड फ्रॉम ब्रिटिश रूल. इस क्वेश्चन को अपने सबसे लिखिए आप. है ना. और इसका पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, द पीपल ऑफ इंडिया, छत्तीसगढ़, विधानसभा, चीफ मिनिस्टर, इनमें से कौन ऐसे लोग हैं जो सोवर्जिन है? ठीक है, इसको एक्सप्लेन करिए. तो क्या लगता है, पार्लियामेंट में सोवर्जिनिटी है क्या? बिल्कुल है. पार्लियामेंट भी सोवर्जिनिटी है क्या? सुप्रीम कोर्ट सोवर्जिन है क्या? प्राइम मिनिस्टर सोवर्जिन है क्या? प्रेसिडेंट, पीपल ऑफ इंडिया, है सबको किसी न किसी को क्या देना पड़ता है? जवाबदेही देना पड़ता है. और जवाबदेही किसको देते हैं? जनता को. इसीलिए इनमें से कोई भी सोवर्जिन नहीं है. ठीक है, और ये वो पॉलिसी को बनाते हैं जो लोग चाहते हैं, लोगों के लिए होता. तो लोगों का ये मन करे कि उनको एक्सेप्ट ना करना, तो उसको वो लोग डिफाई भी कर सकते हैं. पार्लियामेंट में जितने लोग उसको बदल सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज को बदल सकते हैं, सबको बदला जा सकता है अगर लोगों को पसंद ना आया. ठीक है, सो एनीथिंग विच इज ए सोवर्जिन डिपेंड्स अपॉन दी सिटीजन्स लिविंग इन दैट कंट्री. ठीक है. ठीक है, द सेकेंड ऑप्शन इज द सोशलिस्ट. Socialist means the concept that added in 1977. It means India will strive to eliminate social and economical equality between its citizens and all resources will be used for public good, not for any individual interest. इसीलिए जब शुरुआत होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, उससे पहले और उसके बाद में भी वैसे मूवमेंट है, उसका नाम है भूदान मूवमेंट, है ना. उसको इसमें क्या होते हैं, विनोबा भावे नाम के सोशलिस्ट होते हैं, एक समाज सेवक होते हैं. वे क्या करते हैं, भूदान मूवमेंट चलाते हैं, जिसमें ब्रिटिश रूल के बहुत सारे लोग, ब्रिटिश रूल के बाद 2-4 साल तो जमींदार लोग बड़े तपे, है कि नहीं, वो भी ब्रिटिश लोग से कम नहीं थे. फिर फिर राजा महाराजा लोग अपना नौटंकी कर रहे थे, अपना ये करेंगे वो करेंगे करके, है कि नहीं. फिर क्या होता है, तो आम जनता, जो गरीब जनता होती है, उनको जीने खाने के लिए भाई खाना पीने लोग भूखमरी से मर रहे हैं, तो बड़ा तकलीफ है. तो विनोबा भावे क्या करते हैं, वे भूदान मूवमेंट चलाते हैं, जिसमें वे प्रत्येक लोगों को, जिसका मान लो मेरे पास 10 एकड़ जमीन है, तो मैं क्या करूँगा, अपने हिस्से के, अपनी इच्छा से कम 1 से 2 एकड़ 3 एकड़ अब मैं लोगों को बांटूंगा आसपास, जिसको देना चाहूँ दान करूँगा, और उस दान को वापस कभी नहीं लूँगा, है ना. तो भूदान मूवमेंट इसलिए कराते हैं. ठीक है, सो ये दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सोशलिस्ट इन 1997. ठीक है, इसमें कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए देखिए. मनरेगा एक जो है,
है कि नहीं। मनरेगा एक्ट के अनुसार हमने पहले पढ़ा है कि 365 डेज में गवर्नमेंट जो 150 डेज क्या करेगा, लोगों को काम प्रोवाइड करवाएगा। ऐसा एक्ट पास किया गया है, ठीक है। चलिए, ये भी क्या है, सोशलिज्म का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। सेक्युलर, देखिए सेक्युलर का मतलब क्या होता है, द इंडियन स्टेट विल नॉट बी गवर्न बाई एनी रिलीजन और सेक्ट, नॉर विल बी फेवर बाई एनी रिलीजन और सेक्ट, नॉर इट विल डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी वन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, है ना। जो जितने भी ऑल द रिलीजन्स एंड द कास्ट सिस्टम एवरी वर्ल्ड विल बी फ्री टू हैव देयर ओन फेथ। हमने ऊपर पढ़ा था, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, लिबर्टी है सबको थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की और वर्कशिप की, है ना। तो इसमें दोज आर लिबरल मीन्स दे ऑल हैव द एग्जैक्ट राइट्स विच अनदर हैज़, है ना। वे अपने किसी भी चीज़ को मान सकते, कुछ भी बोल सकते हैं, किसी को आपका एक्सप्रेस कर सकते हैं ना, आपको आप भी उसका एक्सप्रेस कर सकते हो, है कि नहीं। अगर ये मतलब ये नहीं कि उसने कहा तो आप नहीं बोल सकते, आप भी उसको रिप्लाई दे सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। आप सब चीज़ के लिए क्या है, फ्री हैं। और किसी भी रिलीजन से, आप किसी भी सेक्शन से आप हों, आप सबके लिए एक समान होंगे, ठीक है। द इंडियन पीपल बिलीव इन different religions and sects, and there are also many people who do not believe in any religion or any aesthetics मतलब क्या होते हैं, जो नास्तिक होते हैं। The state will treat all equally with people being free to believe, not to believe or any religion। अब जो मानना चाहते हैं वो भी फ्री हैं, जो नहीं मानना चाहते वो भी फ्री हैं, ठीक है। किसी को पत्थर में भगवान दिख रहा है, किसी को नहीं दिख रहा है, किसी को इंसान में भगवान किसी को नहीं दिख रहा है कि नहीं। तो उसको मानते ही नहीं। कई लोग नेचर को मानते हैं, कई लोग प्रैक्टिस नहीं करते, कई लोग कुछ में विश्वास ही नहीं करते, कई लोग साइंस पर भी होते हैं। So all those thoughts are acceptable. The state will not normally interfere in any internal affairs of any religion except in cases where public peace, morals or health are affected। जब तक इंटरनल अफेयर्स किसी रिलीजन में कोई आसपास बना हुआ शांति को भंग कर रहा हो, है ना, और किसी दूसरे रिलीजन के मोरल को ठेस पहुंचा रहा हो या फिर उससे कुछ घाटा हो रहा हो, पब्लिक में बिगड़, उस समय तक कोई भी स्टेट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। इसके लिए क्या करता है, स्टेट ने बहुत सारे अलग अलग लॉ बना रखे हैं ताकि ये सारी चीज़ें हट सके। जैसे कि देखिए, most best example for this to how the secular laws work and the social evils are be eradicated, which are known as, the first best example is practice of sati, human sacrifice and child marriage, है ना। दस प्रवन सती में क्या होता है, जब एक पति मर जाता है तो उसकी पत्नी को उसमें जिंदा जलना पड़ता है। अब पहले ज़माने के लोग इतने पाखंडी थे कि कैसे थे, अब आदमी जल रहा है, उसके ऊपर तेल हल्दी डाल दिए हैं, उसमें तो और तकलीफ होता है कि नहीं। अब उसको जैसे वो भाग ना सके या करके उसको हम लोग उसको जंजीर से बांध दिया करते हैं। भाई रस्सी तो जल रहा है तो लोहे की जंजीर से बांध दिया हाथ को कड़ाके से, ठीक है, जलेगा, जिंदा जलेगी, छटपटाएगी वो, तो उसकी चीख ना सुनाई दे, इसके लिए क्या करते थे वो लोग, ज़बरदस्ती एकदम ढोल नगाड़ा बजा रहे हैं। तो ऐसे मूर्खता लोगों ने शुरुआत की है कास्ट वालों ने, ठीक है। ह्यूमन सेक्रीफाइस क्या होता है, नर बलि दिया जाता है कि ना। और चाइल्ड मैरिज, 3 साल में शादी कर दिए हैं, 5 साल में शादी कर दिए हैं, 10 साल में शादी कर दिए हैं, तब बच्चे की डेवलपमेंट ही नहीं हुई है तो वो आगे कुछ करेगा कैसे। और ये सब बहुत सारे अलग अलग कॉन्टेंट सोशल व्यूज़ में क्या थे, ख़राब थे, जो पीस, मोरल और हेल्थ को अफेक्ट कर रहे थे औरों के। और भाई आपको हिंदी नहीं आती है और मेरे को मल्ली नहीं आती है, तो मैं ज़बरदस्ती मल्ली सीखने जाऊँगा तो नहीं ना, आप हिंदी सीखने नहीं आओगे। तो हम लोग क्या करेंगे, बीच में उसको ऐसे तरीके निकालने का प्रयास करेंगे, थोड़ा आप भी उसमें एडजस्ट हो जाइए, मैं भी एडजस्ट हो जाऊँ, है ना। दोनों को हम लोग एडजस्ट करके सीख लेंगे, धीरे धीरे एडजस्टमेंट से क्या होगा, हम सीख लेंगे। अब एकदम से थोप नहीं सकते हो, ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी, सेकुलर ऑल्सो मीन्स द सिटीजन्स ऑफ ए मल्टी इंग्लिश एंड मल्टी सेक्ट कंट्री शुड रेस्पेक्ट एंड टॉलरेट ऑल रिलीजन्स एंड सेक्ट्स, ठीक है। सिंपल सा मतलब इतना है, दे शुड रेस्पेक्ट अदर रिलीजन्स एंड नॉट शो हेटेड फॉर देम वाइल प्रोपगेटिंग देयर ओन रिलीजन और एक्सप्लोरिंग एनी रिलीजन, ठीक है। इसमें क्या है, आप अपना रिलीजन का रिस्पेक्ट करिए, साथ ही अपने अदर रिलीजन को रिस्पेक्ट करिए। अगर नहीं करना चाहते तो उसको हेट मत करिए उसको, और उनको अपने हिसाब से करने दीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बहुत सारे हैं। विच वन द फॉलोइंग वुड यू से इज़ नॉट सेक्युलर। अब बताइए कौन से आप सबको लगता है, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर मैं आपको एक डिस्कशन के लिए बात बता देता हूँ। सेक्युलर का मतलब वही है कि आप अपने साथ अपने रिलीजन को रेस्पेक्ट करिए, औरों के रिलीजन को रेस्पेक्ट करिए, उनको अपने हिसाब जीने दीजिए, अपने हिसाब से जिए। आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो आपके रिलीजन को अपना लेंगे। हाँ, आप अपना बेस्ट दिखाइए, है ना, ताकि आपके रिलीजन से अभी आपको तरह तरीक़ों से प्रभावित होकर आपके साथ जुड़ने के लिए भले आएँ, लेकिन आप उसको बोलो कि आप उसको अपना लो, उसको और थोप नहीं सकते हो आप, है ना। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म, ओके। सो
देखिए ये अब यहाँ पर डेमोक्रेटिक का मतलब आगे है, इट्स ए गवर्नमेंट सिस्टम इन विच ऑल पावर्स कम फ्रॉम द पीपल। ये बहुत सिंपल है, ठीक है। दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एट ए फिक्स्ड इंटरवल्स थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड दिस रिप्रेजेंटेटिव्स आर आंसरेबल टू द पीपल अंडर द लॉ, ठीक है। ये मल्टी पार्टी सिस्टम होता है, बहुत सारे पार्टीज, आप भी पार्टी बनाकर अपना इलेक्शन करा सकते हो, है ना। लॉ बेस्ड गवर्नमेंट होगी, इंडिपेंडेंट एंड अनबायस्ड जुडिशरी होगी, है ना, जो लॉ के ऊपर काम, एविडेंस के ऊपर काम करेगी। न्यूट्रल फोरम्स टू क्रिएट पब्लिक ओपिनियन। और कैसा होता है न्यूट्रल फोरम, मतलब क्या होते हैं, जो दोनों पक्षों को सुने और सही लॉजिक थिंकिंग लगाकर जो समय सही है उसको चॉइस करें। सच इंडिपेंडेंट न्यूज़ पेपर्स एंड टीवी चैनल्स आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब देखिए सबसे अभी जो हमारे स्थिति चल रही है, मीडिया जो है वहाँ 180 देशों में बहुत पीछे चल रहा है। मतलब हमारा मीडिया इतना बकवास हो गया है कि 180 कंट्रीज़ में सबसे निम्न स्तरीय मीडिया के सेक्शन में 171 रैंक में हमारा मीडिया पहुँच गया है। ये सब समझ सकते हैं कि कैसे डेमोक्रेसी जो है ख़राब होती है। हैंस डेमोक्रेसी इज ए सिस्टम विद पीपल पार्टिसिपेशन इन एवरी फैसिट गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। अभी देखिए मुकेश चंद्राकर नाम से वो थे मीडिया वाले, उन्होंने सच्चाई देखी, उनको निपटा दिए। अब उसको दबा भी दिया, उसके बाद कुछ हो ही नहीं रहा है, कोई एक्शन ही नहीं लिया गया ढंग से। तो आप जो सच बोल रहा है उसको ढंग से आप न्याय नहीं दे रहे हो तो कह चलेगा। तो इससे क्या होता है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, आहत होते हैं। देखते आइएगा ना, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है। इन ए रिपब्लिक द हेड ऑफ द गवर्नमेंट सजेस्ट द प्रेसिडेंट is not a hereditary position but chosen through electoral process। रिपब्लिक का तात्पर्य ये होता है कि पब्लिक, रिपब्लिक का है मतलब है कि इसमें परिवारवाद नहीं चलेगा कि प्रेसिडेंट का बेटा ही प्रेसिडेंट बनेगा, प्राइम मिनिस्टर का बेटा प्राइम मिनिस्टर बनेगा, या उसके परिवार के लोग बनेंगे, या उसको जो बनना चाहे वो बनेगा। जिसको लोग बनाना चाहेंगे वे बनेगा। आप भी बन सकते हैं और मैं भी बन सकता हूँ, ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इलेक्टेड वेयरएस इन ब्रिटेन, जापान एंड मैनी अदर कंट्रीज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज द हेरिडिटरी हेड ऑफ द रॉयल फैमिली। यहाँ पर क्या आ गया, फिर से फ्यूडल सिस्टम आ गया, ठीक है। देखिए अभी भी क्या होता है, ब्रिटेन में, जापान में और मैनी कंट्रीज़ में जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, जो पीएम उसके ऊपर होता है, वो भी कौन होता है, रॉयल परिवार का आदमी होता है। अब यहाँ पर देखिए फिर से ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट चल रही है, ठीक है। सच कंट्रीज हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी बट नॉट रिपब्लिक्स। इसमें क्या है, कुछ पोजीशन ऐसे होते हैं जो किसी एक परिवार के लिए, ग्रुप के लिए रिजर्व कर लिए गए हैं। दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज। यहाँ पर देखिए मोनार्की मतलब फिर से अल्टीमेटली क्या है, ये ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट ही है। इसीलिए अभी नेपाल में इतना हंगामा चल रहा है, ठीक है। इन रिपब्लिक द पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स द फर्स्ट सिटीजन एंड द कॉमन सिटीजन आर ट्रीटेड इक्वली इन द आइज ऑफ लॉ। इसमें देखिए जो पीपल रिप्रेजेंटेटिव में क्या होता है, जो पहला सिटीजन है मतलब प्रेसिडेंट का बात कर रहे हैं, और जो कॉमन सिटीजन आम आदमी जो है वो लॉ के नज़रों में समान है। वेयर मोनार्की में क्या होता है, द किंग होल्ड्स ए स्पेशल पोजीशन। अब किंग किसी को निपटा भी देगा तो भी उसको कुछ बोलने नहीं आएगा कोई, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिपब्लिक एंड मोनार्की। देखिए अब देखिए बुर्मा कंट्री में क्या होता है, फॉर मैनी ईयर्स इन बुर्मा, जिसको आप म्यांमार कहते हैं, द आर्मी चीफ ऑटोमेटिकली बिकम द प्रेसिडेंट। जो आर्मी का चीफ होता है वो आगे चल के ऑटोमेटिकली कंट्री का प्रेसिडेंट बन जाता है। तो क्या वो डेमोक्रेटिक है कि वो, क्या बर्मा रिपब्लिक है कि ऑटोक्रेटिक है कि वो फ्यूडल है, इसको आप सर्च करिए, फिर हम डिस्कस करेंगे बाद में इसको, ठीक है। सो द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी क्लियर। दिस इज द पैराग्राफ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सो अवर कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स द काइंड ऑफ स्टेट विच टू एस्टेब्लिश। कौन ऐसा देश बनाना चाहता है कोई, हमारा संविधान उसके बारे में बता रहा है, विच इज़ इंडिपेंडेंट, क्या हो, सोवर्जिन हो, इन ऑल सोर्सेस एंड यूज्ड फॉर जनरल गुड्स एंड देयर इज नो इक्वालिटी, है ना। सोशलिज्म में कोई इक्वालिटी ना हो, सामाजिक स्तर पर कोई इक्वालिटी ना, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड में, ना फैटर्नी बैकग्राउंड में, विच इज़ नॉट बेस्ड ऑन रिलीजन, सेक्युलर हो, सभी प्रकार के लोगों से पार्टिसिपेट कर सकें। वेयर द गवर्नमेंट फंक्शंस अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द पीपल, डेमोक्रेसी दिखाए, मतलब डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल हमेशा दिखाई दे। एंड वेयर द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज नॉट डायनेस्टिक हेरिडिटी रिपब्लिक, है ना, वहाँ पर क्या हो, कोई परिवारवाद ना चल रहा हो, रॉयल फैमिली ना चल रहा हो, रिपब्लिक को हमेशा बदला जा सके और उसमें और हम में कोई अंतर ना हो। इट देन गोज ऑन टू एक्सप्लेन वाई वी क्रिएट दिस स्टेट टू डिलीवर जस्टिस, फ्रीडम, इक्वालिटी टू ऑल सिटीजन्स एंड प्रमोट हार्मोनी एंड कोहेशन ऑफ ऑल, ठीक है। तो इन सब तरीके से, इन सब कारणों से इसको लिखा गया। अब क्वेश्चन लिखिए,
व्हाट इज़ द आइडियोलॉजी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स डिस्कस। अब उन्होंने क्या सोच कर इस संविधान को लिखा, उनकी नज़रिया कैसे हो सकती थी, उन्होंने कैसा कैसा ध्यान लगाया, तो ये सब आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में दिखाया कितने उन्होंने चीज़ों को झेला ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट के दौरान। तो उसको आप सोच कर लिखिए, ठीक है। देखिए, सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस, इसका मतलब क्या होता है, किसी भी सामाजिक स्तर में आप रहें, आप किसी भी सोशल बैकग्राउंड से, किसी भी रीजन से रहें, आप गरीब रहें चाहे अमीर रहें, या आप किसी प्रकार के राजनीतिक में रहें, या बहुत बड़े नेता रहें छोटे नेता रहें, सब के लिए समान जस्टिस होगा। सब कानूनी नज़र में क्या होंगे, एक समान होंगे, ठीक है। जस्टिस मीन्स एवरीवन गेट्स द राइट्स दे आर एंटाइटल्ड टू, एंड एनी गवर्नमेंट और इंडिविजुअल और गवर्नमेंट हु वायलेट्स दिस राइट्स विल बी पनिश्ड बाय लॉ, ठीक है। If anyone is denied their rights on the ground of the poverty, political views, caste, religion, or gender, it is the responsibility of the republic to deliver these rights and to create the conditions to prevent any violation of rights। अब तो ये तो भाई पढ़ने में बड़ा अच्छा लगा, लेकिन रियलिटी में ऐसा हो नहीं पा रहा है। अब तो देखे होगे, है ना, नेता बोला तो छोड़ दिए, आगे बाद में कोई सुनने वाला नहीं है कि नहीं। सब जगह सिफारिश चल रहा है, करप्शन है, दिक्कत है। तो लोग क्या कर रहे हैं, जो रूल्स अवॉइड है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको मान नहीं रहे हैं, है कि नहीं। दे आर नॉट फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर सही से फॉलो करे तो क्या होता है, ये प्रॉब्लम होती ही नहीं कभी। जस्टिस इज लिंक्ड ऑन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। देखिए, जस्टिस करने के लिए आपको क्या चाहिए, इक्वालिटी और इक्वल अपॉर्चुनिटी देना पड़ता है, लेकिन ये लोग उसको दे नहीं पाते हैं। इट मीन्स मोर देन द जस्ट द लीगल जस्टिस ऑब्टेन इन द कोर्ट। इट इज फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट इज दैट इज डिफाइंड टू सो डिफिकल्ट टू डिफाइन है। तो जस्टिस का मतलब क्या होता है, सभी क्षेत्रों में अगर आपको इक्वालिटी नहीं मिल रही है, तो इक्वालिटी का सेंस भी कैसा है, आपके लिए इक्वालिटी का अलग मतलब, तो मेरी इक्वालिटी का अलग मतलब है। समझोगे, जैसे कि आपको शुरू से सिखाया गया है कि आप शुरू से क्या हो, अपने आप को बहुत आगे समझते हो, है ना। तो आपने उतनी मेहनत की नहीं है जितनी मेहनत मैंने की है, और उस मेहनत ना करने की वजह से आप मेरे से पीछे हो गए, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ अन्याय हो गया, क्योंकि आपको शुरू से सिखाया गया कि सबसे आगे हो आप, है कि नहीं। तो भाई आप तो रिजल्ट में तो दिखाई नहीं रहे हो जितना मैंने किया हुआ है कि नहीं। सो आप हार्ड वर्किंग करने में क्या हो गए, लैग कर गए। तो उस लैग को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, तो वहाँ पर आपकी आइडियोलॉजी की डिफरेंस की वजह से क्या होगा, आपको इक्वालिटी नहीं मिली ऐसा लगेगा। लेकिन जो रीजनेबल जो रोग है, जस्टिफिकेशन है, लॉजिकल है ना। सो जो साइंटिफिक टेम्पर होता है जिसमें लॉजिक और सही रीजन्स को एक्सेप्ट किया जाता है, वे है सही इक्वल अपॉर्चुनिटी के तात्पर्य, ठीक है। इट मीन्स मोर देन जस्ट द लीगल जस्टिस बिहाइंड द कोर्ट, मतलब कोर्ट से हटकर मन की शांति लोगों को मिले, लेकिन कौन सी आइडियोलॉजी वो अपना रहे हैं उस शांति के लिए, ये भी डिपेंड करता है। सो द equal reasoning and logical thinking based on the fact which is correct for all people should be accepted, ठीक है। There are many views about what a right is, what right a person should have, who should determine these rights, है ना। सबके अपने अपने आइडियोलॉजीज हैं। फिर बोलेगा कि मैं ही बनाऊंगा, तो फिर भाई कई लोग तो अपने आप को पीएम घोषित कर देते हैं यहाँ। कई लोग सरपंच देखो, वहाँ पर सरपंच है, वहाँ गौटिया है, आपको पैसा वाला पार्टी लोग उसका बात मान रहे हैं, तो वहीं पर वो नियम बनाने शुरू कर देता है, ठीक है। तो सबका अपना अपना कॉन्सेप्ट है। न्यू थिंकिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स कंटिन्यूज टू एमर्ज विद द चेंजिंग टाइम। आप देखिए, नया नया राइट्स का कॉन्सेप्ट कैसा होता है, चेंजिंग टाइम में जरूरत के अनुसार बदल जाता है। दैट इज वाई रिपब्लिक इज एक्सपेक्टेड टू एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस फ्रॉम टाइम टू टाइम वे आर फॉर्मुलेटिंग इट्स पॉलिसीज। इसीलिए हमेशा बार बार समय समय पर नियम कानून बदलने पड़ते हैं, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आप डिस्कस करिए, फिर बाद में उसको डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। इसको मार्क कर लीजिए, ऐसा इंपॉर्टेंट है। देखिए, फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड रिलीजन ऑफ वर्शिप, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पर बनता है सीधा सीधा, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन एंड बिलीफ, रिलीजन एंड वर्शिप, एंड अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट आर द इफेक्ट्स वी आर रिसीविंग। सो इसमें पैराग्राफ को पढ़कर अपने हिसाब से लिख सकते हैं। फ्रीडम मीन्स मेकिंग योर ओन डिसीजंस एंड लिविंग योर ओन लाइफ ऑन योर ओन टर्म्स विद आउट बीइंग बाउंड बाय व्हाट अदर्स से और डू, ठीक है। All citizens enjoy freedom of think, formulate their own views, live accordingly on their own thinking and propagate their thoughts, ठीक है। आप कुछ भी बोलने के लिए, सोचने के लिए, बनाने के लिए, सब चीज़ करने के लिए फ्री हैं। दे हैव द राइट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट एनी बिलीफ। आप कुछ भी मान सकते हो, कुछ भी नहीं मान सकते हो। आपको जो ठीक लगता है उसको मानिए। रिलीजन है, आप किसी भी रिलीजन को मान सकते हो, किसी मेथड को वर्शिप कर सकते हो, और आपके ऊपर है। देर इज़ नो प्रोहिबिशन ऑफ हाउ एंड इन वॉट फॉर्म दे एक्सप्रेस देयर व्यूज और हाउ दे एक्ट ऑन देयर थाट्स। किसी प्रकार का कोई भी ऐसा रोक टोक नहीं कि आप किस तरह से अपने को एक्सप्रेस करेंगे, कैसे आप कुछ करेंगे, आप सब तरफ से फ्री हैं।
द ओनली कंडीशन इज दैट दे डू नॉट वॉलेट द राइट्स ऑफ अदर सिटीजन्स और कंपेल देम इन एनी वे। बस ये है कि और लोगों के फंडामेंटल राइट्स को वे कंपेल। अब मैं कुछ बोलने के लिए भाषण देने जा रहा हूँ तो आप मेरे बोलने से आप वॉलेट हो जाते हो। अगर आपको मैं बोलने से रोक दूँ तो आपके वो फंडामेंटल राइट का क्या है, वो हनन है। ठीक है, इसीलिए बिना डरे सब चीज़ बोलिए। लाइक जस्टिस फ्रीडम इज ऑल्सो फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट दैट कैन नॉट बी इजली डिफाइंड इन लीगल टर्म्स। देखिए, जस्टिस के समान ही लीगल फ्रीडम भी क्या है, सब क्षेत्रों में है। ठीक है, आपको फ्रीडम तो है कि आप सब चीज़ कर सकते हो, लेकिन आपको वही दिक्कत है। अब बच्चे हो, मान लो आप लोग अभी, है ना, और लड़की लोग बाहर घूमने चले गए, लड़के लोग बाहर घूमने चले गए, जानते हैं तौर तरीके कैसे हैं, फ्री तो घूमने के, लेकिन आपको वहाँ जाने में खतरा है, उस आसपास के अनजाने खतरे को जानते नहीं हो, तो उसके लिए आपको घर वाले क्या करेंगे, आपको फ्रीडम पर रोक लगाएंगे। ये सोच कर कि आपको इसकी समझ नहीं है। अगर वहाँ आप समझ रहे हो, समझ नहीं पाए, गुस्सा होगा, तो भाई ये तो गलत है। लेकिन आपको उतनी बुद्धि नहीं है कि नहीं, क्योंकि आपने उतना जीवन नहीं देखा है। तो समय के साथ आप जस्टिस और फ्रीडम के बारे में समझोगे, कितनी छूट मिलनी चाहिए, कितनी जस्टिस की हद है, सबकी क्या होती है, लिमिट होती है। ठीक है, so freedom means also means the individuals are capable and competent to make their own decisions without being unduly influenced and pressurized by their family, society, elders, husband, wife, government, etc. ठीक है, ये हमें थोड़ा बोलने में अच्छा लगता है, लेकिन ये क्या होता है, बढ़ते इंसान को बढ़ते लोगों के साथ बदलते रहना चाहिए। सब कहते हैं, इसका मतलब है अगर बच्चा तो बच्चे की तरह डील करें, बड़ा हो गया तो बड़े की तरह डील करें। ठीक है, ओनली व्हाट द थिंग फ्रीली कैन पीपल एक्सप्रेस एंड डेवलप देयर इंडिविजुअलिटी। ठीक है, जब इंसान फ्रीली एक्सप्रेस करेगा और बोलेगा तो गलती करेगा तो सीखेगा उससे, तो सीखने के बाद वो समझेगा मतलब सही है क्या उसका एक्चुअल में। ठीक है, बट कैन सच फ्रीडम बी लिमिटेड एनी वे, इफ यस देन इन वॉट वे एंड हाउ। ठीक है, सो देर आर मैनी व्यूज ऑन दिस ऑल्सो, अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम इनवॉल्व्स विद टाइम। ठीक है, इसलिए फ्रीडम को पाने के लिए, फ्रीडम के लिए अलग अलग प्रकार की चीज़ें, जैसे क्वेश्चन देखिए, इन क्षेत्र 40% ऑफ वुमेन आर इलिटरेट, हाउ डज दिस इन्फ्लुएंस द फ्रीडम। अब देखिए, अगर वो इलिटरेट है तो कैसे उनको फ्रीडम जो है क्या होगा, उनको मिलेगा नहीं, या उनको फ्रीडम मिला नहीं, क्या ऐसा कुछ बात है क्या? अभी तो सभी लड़कियों को घर में स्कूल जाना अलाउ है, सब बच्चे जा रहे हैं, फिर भी बहुत सारे बच्चे स्कूल जाने के बाद छोड़ देते हैं, पढ़ते लेकिन ध्यान नहीं देते हैं, है ना, ऐसा सोचते हैं कि बहुत पढ़ लिया छोड़ दिया, तो उनको फ्रीडम नहीं, क्या फ्रीडम है, छोड़ने की फ्रीडम है और जाने की भी फ्रीडम, तभी तो छोड़ पाए, है कि नहीं। तो एवरीवन इज फ्री। सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल इज इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, इसी के ऊपर दिस इज द मेन स्टेप फॉर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, इसी के ऊपर सब चीज़ बेस्ड है। हियर यू मस्ट नोट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन, अब हमें क्वेश्चन आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय इसको लिखना आप, ठीक है। यू नोट द कॉन्स्टिट्यूशन टेक्स टॉक्स ऑफ टू काइंड्स ऑफ इक्वालिटी, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। आप किसी भी प्रकार के स्टेटस में रहें और किसी प्रकार की अपॉर्चुनिटी आपको चाहिए, तो आप पुअर हैं या आप बहुत बड़े नेता हैं या बहुत छोटे नेता हैं या एकदम ही गरीब हैं, आप किसी भी सोशल क्लास में रहिए, किसी भी कास्ट से बिलोंग करिए, किसी भी रीजन से बिलोंग करिए, आपको भी वो सेम अधिकार है जो औरों को है। अगर मैं टीचर बन सकता तो आप भी बन सकते हो, नेता तो बनना तो आप भी नेता बन सकते हो। बस आपको उस बात को परस्यू करना शुरू कर देना, आपको रोकने वाला कोई नहीं आएगा। ठीक है, या कोई अगर रोक नहीं सकता कि आप इस सेक्शन से तो इसमें नहीं आ सकते, जो ऐसा कर रहे हैं वो गलत है। ठीक है, in Indian context, equality of status is in many ways a very important issue. ठीक है, from the time numerical patriarchal classification of individual have created gross inequality in status, prestige in our society, or even to the extent that some people are considered untouchable, which deprives them in many rights। यहाँ पे देखिए, बहुत ज़रूरी पॉइंट है, याद रखिए इसको, ये सेक्शन से आप समझते जाइए कि जो इमोरियल है, पैट्रियार्की है, कास्टिज्म है और जो फ्यूडलिज्म है, यही क्या करते हैं, दिस आर द 3 स्टोन्स ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, है ना, जिसमें मैंने आपको ट्रायंगल में बताया था, फियर, कैटेगराइजेशन और एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, इससे क्या होता है, फिर आप इन सब चीज़ों को अपने साथ चला सकते हो, जिसमें आप सबके अदर्स के राइट्स को दबा पाओगे। ठीक है, दिस इज द बेसिस ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, इसमें ये सब नहीं चलेगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इस सभी से बहुत लंबे समय सब चले आ रहा था, इससे क्या हो गया, जनरेशन लोगों में डर बैठा हुआ है, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, है ना, तो वो डेवलप नहीं हो पाए। और क्या जनरेशन गैप क्या होता है, जैसे कि हम आज जनरेशन, हमारे पेरेंट्स थे, आप सबके पेरेंट्स होंगे, है ना, जो
जो जनरली मान लीजिए ऑपरेस क्लास से आते हैं, वो लोग उतने एजुकेटेड नहीं थे, ठीक है। तो वो जब एजुकेटेड हुए तो उनको डॉक्ट्रिन जेम्स पता था, लेकिन हमारे समय उनके समय से बहुत आगे हमें जानकारी हो गई थी। अब हम लोग जो बाहर चले गए थे, जो देख कर आ गए, हमको उनसे ज़्यादा पता है, एकदम पुरानी मुझे बहुत ज़्यादा पता है। हम लोग डेवलप हो रहे हैं, तो हमारे आगे जनरेशन आएगा उसको और ज़्यादा पता होगा। तो क्या होता है, जनरेशन गैप मीन्स द इन्फॉर्मेशन फ्लो। अब पहले कोई लोगों को तो इन्फॉर्मेशन लेने से ही रोक दिया गया, तो जानेंगे क्या, है ना। तो दैट इज दी प्रोसीजर हाउ यू डिप्राइव द क्लास एंड मेक देम अनडेवलप्ड, ठीक है। सो दिस इज द मेन बेसिस वाई द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स आर केम्ड इन लाइट। देखिए, एट द सेम टाइम सम क्लासेस ऑफ सोसाइटी हैव बीन गिवन स्पेशल प्रिविलेजेस एंड राइट्स। इसी तरह जब एक को दबाया जा रहा है, दूसरे को क्या किया जा रहा है, अवसर दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है, अवसर, ठीक है। अब ये अवसर किस प्रकार है देखते जाइए, है ना। बहुत सारे अवसर हैं, आप इसको हम डिस्कस कितना बार करते आए हैं, आपको पता ही है, इसको डिस्कस नहीं करूँगा मैं, ठीक है। इन एडिशन मैनी पीपल हुए आर लॉयल ब्रिटिश गवर्नमेंट वेर अवॉर्ड स्पेशल स्टेटस। अब उस समय जो गवर्नमेंट के चाहते रहेगा उसको क्या मिलेगा, स्पेशल स्टेटस मिलेगा। जैसे कि वीर सावरकर हो गया, है ना, उनकी पार्टी थी, और ये बहुत सारे अलग अलग लोग थे जो ब्रिटिश, कई लोग ब्रिटिश तरफ थे, कई लोग उसके खिलाफ हो गए थे। भाई अब सबको मारने खाने का डर रहता है, तो बहुत सारे कारण से अपने अपने स्वार्थ से लोग क्या करने लगे, अलग अलग चीज़ें करने लगे, ठीक है। देखते जाइए, द कॉन्स्टिट्यूशन सीक्स टू एलिमिनेट दिस inequalities so that everyone can live the life they want and to do the work they want. It took two initiatives to achieve this. First, everyone was given equal status before the law, whether they were kings or beggars, elites or outcasts. ये सबसे पॉइंट है, इसीलिए आप गरीब का बच्चा गरीब नहीं रहेगा, अमीर का बच्चा अमीर नहीं रहेगा। इसका तात्पर्य ये भी है कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, नेता का बेटा नेता नहीं बनेगा। आप भी बन सकते हो, हम भी बन सकते हैं, ठीक है। नेता का बेटा भी गरीब हो सकता है और राजा का बेटा भी गरीब बन सकता है, अगर वो अपना काम वैसे करे तो, ठीक है। सेकेंड, डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक लाइफ ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज एक्सेट्रा ऑल्सो बैंड सो दैट एनी सिटीजन कैन एस्पायर फॉर एनी पोस्ट एंड ऑल्सो यूज ऑल पब्लिक फैसिलिटीज। ये भी देखिए, जेंडर, है ना, ये सब में ऑपरेशन नहीं कर सकते आप, लेकिन ये रियलिटी रहती है कैसी, कि आप किसी भी जेंडर से आपको सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप उसके लिए काम करिए, ठीक है। अब उसको जनरली बोल देते हैं कि फीमेल जो है थोड़ी बॉडीकली वीक होती है, लेकिन फीमेल भाई बॉडी बिल्डिंग करके मेहनत कर सकती है, कल आपको 5 मार के निपटा देगी, है कि नहीं, है ना। और कास्ट देखिए, कास्ट अलग प्रकार के होते हैं, सबको अलग अलग सेक्शन में रखा गया, कैटेगरी बनाई गई है। तो कैटेगरी में बनाई इस कारण क्यों है, उसको रखने के लिए वैसे बनाया गया ताकि वो वैसी के वैसी रहे, उनको आगे ना बढ़ने दिया जाए, इसलिए उसको कास्ट को बनाया गया है। लेकिन इसमें क्या है, किसी भी कास्ट से रहें आपको सब ऑब्जेक्टिव मिलेगा, ठीक है। रीजन, आप किसी रीजन से रहें, आप कुछ भी फॉलो करें, सबको लगता है कि मेरा अच्छा है, उसका अच्छा नहीं है, तो आप उसको जान ही नहीं पाए, है कि नहीं। तो जानकर आप उसमें देखिए कि वो सही में सही है, गलत है कि नहीं। तो आप जाने बिना उसको कर नहीं कर सकते हो, आप जान के फिर उसको करो तो भी गलत है। तो अपने में आप फ्री हो तो उनको अपने मानने में फ्री करने दो। लैंग्वेज, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, कैसे अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोग रहा करते थे, तो लोगों ने अलग अलग तरीके से जनरेशन बाई जनरेशन अपना कल्चर और लॉ बना लिया, उस कल्चर में अलग लैंग्वेज बना लिए, साइन बना लिए, ठीक है। सो आप जैसे कि 16,731 भाषाएं भारत में बोलती हैं, हमने बहुत पहले पढ़ा था एक बार हिस्ट्री में, अनुमान इतनी सारी लैंग्वेज में बोली जाती है, इसमें से 21 18 ऑफिशियल, 20 ऑफिशियल है, ठीक है। इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज कैसे, इंग्लिश इज़ ए वर्ड ऑफ कम्युनिकेशन, है ना, कि आप इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सको पूरे वर्ल्ड के साथ। तो इंग्लिश इज़ द कॉमन लैंग्वेज अडॉप्टेड बाय द होल वर्ल्ड टू बी एबल टू स्पीक अमंग ईच अदर। तभी तो आप एक दूसरे से मेल मिलाप कर पाओगे, आचार विचार प्रकट कर पाओगे, है ना। इसके अलावा हिंदी बहुत से सेक्शन में बोली जाती है कि नहीं। तो जो लैंग्वेज सबसे ज़्यादा कहीं बार मान लो बोली जा रही है, अधिकांश लोग बोल रहे हैं, तो उसका मतलब ये है, उसका तो सीधा सा मतलब ये है कि लैंग्वेज लोकप्रिय नहीं है। उसका मतलब ये है कि वो मीडियम बातचीत करने का लोकप्रिय, जिससे कि आप उस लैंग्वेज को सीख करके उतने सारे लोगों से बात कर पाओगे, अपने विचारों को प्रकट कर पाओगे, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, आप बाहर जाओगे तो इंग्लिश वालों को, बाहर वालों को हिंदी नहीं आएगी, या कुछ और लैंग्वेज आती तो बाहर वाले को नहीं आ रही है कि नहीं। तो उन लोग को नहीं आ रही है, तो उसका मतलब सीधे से ये है कि अगर आप इंग्लिश सीख जाएँ तो उनसे आचार विचार प्रकट कर सकते हैं, अपने भावनाओं को बता सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग। द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स टू ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। This means everyone will not only have equal rights to aspire for any position, but also will be provided any equal opportunity to acquire the required qualification, ठीक है। अब वो किसी भी तरीके से किसी भी सेक्शन से रहे, आपको सब अपॉर्चुनिटी मिलेगा।
If the qualification of the post of judge are a law degree or experience in legal practice, anyone who has this qualification can apply for the post. अब देखिए, अब लॉ के लिए, जज के लिए क्या है, आपको लॉ जानना ही पड़ेगा भाई। अब जो नॉर्मल पर्सन को तो जज नहीं बना सकते हो, तो फिर अपने हिसाब से कैसे वो करेगा। तो नियम कानून जो बनाए गए हैं कि आप नियम कानून जानिए, भी नियम कानून फॉलोअप कराइए, तो आपको नियम कानून जानने के लिए लॉ की पढ़ाई करनी पड़ेगी, है ना। जिसने भी लॉ की पढ़ाई की है वे भी जज बन सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से सबके लिए क्या हो गया, एक सेट हो गया, मार्क्स सेट हो गया। सो लाइक जस्टिस, फ्रीडम एंड इक्वालिटी टू ए फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट। अब देखिए, जस्टिस है, फ्रीडम, इक्वालिटी, सब क्या है, एक फिलोसफी है जो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। हमने उसके बेस्ट ऑप्शन को अपना लिया है, ठीक है। तो सबके लिए क्या है, कॉमन सा हो। एवरी वन बींग वेदर वुमेन और मैन, रिच और पुअर, फिजिकली हैंडीकेप्ड और नॉट, यंग और एडल्टली, और रिलीजन, कास्ट, रिलीजन के इक्वल रेस्पेक्ट एंड स्टेटस एज एन इंडिविजुअल, है ना। तो किसी भी सेक्शन से आपको समान अधिकार मिलेगा, समान रेस्पेक्ट मिलेगा, ठीक है। So what's the need to be stated in that constitution does not talk about the parity is everything। इसका मतलब क्या है, आप किसी भी सेक्शन से रहें, खासकर इकोनॉमिकली इक्वालिटी आपकी जो बात की जा रही है, तो आप संवैधानिक तौर पर इक्वल नहीं है, फिर भी आप क्या है, सम्मानजनक हैं, है ना। आपको सारी अपॉर्चुनिटीज मिलने का अधिकार है। सो इसलिए संविधान केवल क्या बात करता है, आप कहीं से भी उसके बारे में बात नहीं करो, क्या सिर्फ बात करता है, इक्वालिटी के बारे में बात करेगा, बिना स्टेटस और आपको किसी भी अपॉर्चुनिटी से वंचित किए बिना, ठीक है। चलिए, दिस इज द लास्ट पार्ट। सो डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड डिग्निटी ऑफ नेशन। इसमें क्या है, आपको अगर सारी चीज़ें फ्री मिलेगी, है ना, रेस्पेक्ट मिल रहा है, तो आप भी रेस्पेक्ट करेंगे, जो आपको मिलेगा उसको वापस से लौटाओगे आप। तो इससे क्या होगा, आपका सेक्शन डेवलपमेंट होगा, तो आप कंट्री को डेवलप करोगे, ठीक है। सो किसी कंट्री में हम कह रहे हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज का मतलब ये कौन के लोग डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को अपना रहे हैं, उसको मार रहे हैं। अगर किसी कंट्री में कहा जा रहा है कि इक्वालिटी को मेंटेन करते हैं, तो आप क्या है, सभी लोग जो है एक दूसरे की इक्वालिटी को मेंटेन कर रहे हैं, तो उस कंट्री इक्वालिटी मेंटेन हो रही है। तो यूनिटी मतलब क्या होता है कि यूनिटी मतलब क्या होगा, एकजुटता। तो आपने एकजुटता में इक्वालिटी को परचेस किया, इक्वालिटी को माना, इक्वालिटी को प्रमोट किया, तो आपकी कंट्री का नाम इक्वालिटी पर बेस्ड हो गया, इक्वालिटी के प्रिंसिपल मानने वाला कंट्री हो गया, है ना। और एकजुटता दिखाई दे रहा है उसी में। यूनिटी मतलब क्या होता है, जो आप फैसले ले रहे हो उससे आपकी कंट्री को क्या हो रही है, पहचान मिल रही है। दिस इज हाउ दिस टेक्स थिंग्स। इस पैराग्राफ में इस बारे में लिखा है ना, देखिए क्या लिखा है। The concept where the discuss here, for example, freedom, equality related to individuals, the constitution not talks of unity, which is a collective concept. इस collective मतलब क्या होता है, एक साथ चलने वाला concept। Unity means the free and equal individuals do not confront each other, but live together in harmony and mutual cooperation। देखिए, unity का तात्पर्य क्या है, मल्टीपल लैंग्वेज का बैरियर है, मल्टीपल कल्चर बैरियर है ना, मल्टी रिलीजियस बैरियर है, सबके अपने चार विचार हैं, लेकिन अल्टीमेटली सब लोग क्या के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, नेशन के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आपने अपने चीज़ को मानते हुए भी वे एक साथ सप्रेम एक दूसरे का सम्मान करते हुए रहें। दोबारा याद रखिए, द बेस्ट वे टू मेड यूनिटी इज टू एक्सप्रेस, नॉट टू एक्सेप्ट, दे विल एक्सेप्ट योर एक्सप्रेशन, ठीक है। आपने आपको एक्सप्रेस करिए, लेकिन ये कभी एक्सपेक्ट मत करिए कि आपने जो एक्सप्रेस किया है उसको लोग आसानी से अपना लेंगे या अपनाने के लिए बाध्य हैं, उनकी इच्छा। अगर वो नहीं मान रहे हैं तो आप अपने में एक्सप्रेस करते रहिए। आप वो एक्सप्रेस करें तो आप नहीं मानेंगे, ऐसा वालों की बात ही नहीं है। आप वो सामने वाला एक्सप्रेशन कर रहा है कुछ ना कुछ का, तो आप माने ना माने वो आपके ऊपर है, ठीक है। अगर प्रॉविस है उसको मानकर चलिए। तो आप क्या है, मानने के लिए भी क्या है, फ्री है, ठीक है। We do not wish to create a society in which people make individualism their ideal and think only of their own concerns. We want them to have fraternal relationship and support each other to build a united nation, ठीक है। But at the same time, it will not be a nation where the individuals and individualism has no place or where the only nation is considered to be supreme। इसमें क्या है, आप जब तक अपने नागरिकों को सुप्रीम नहीं मानोगे या एक एक को उतनी इक्वालिटी नहीं दोगे जितना आम इंसान को मिलना चाहिए, तब तक आप नेशन को बिल्ड नहीं कर सकते, ठीक है। दिस आर द पॉइंट्स ऑफ, क्या है ये, जैसे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके लिए। इन 6 पॉइंट्स को लिखोगे आप, ठीक है। एंड 7 क्वेश्चन का होमवर्क करिए एंड सबमिट इट।